आज हम कैसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉपिक ज्योतिषियों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ज्योतिष सीखने के बाद भी बहुत लंबे समय तक उनको डिसीजंस पर पहुंचने नहीं देता। प्रणाम गुरुजी। ये जो टॉपिक है आज का, ये हम समझेंगे राहु ग्रह के बारे में कि राहु लाल किताब की निगाह में आखिर क्या है। लाल किताब आपको समझाती है कि जैसे बृहस्पति शुद्ध ऑक्सीजन है, उसके बिल्कुल विपरीत राहु जहरीला धुआं है। अब ये जहरीला धुआं का तात्पर्य ये समझाने का प्रयास है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें काफी नेगेटिविटी हो, बहुत ज्यादा धोखे के चांसेस हों, कोई किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को ना मानता हो, जिस स्थान पर, जिस एटमॉस्फेयर में रिश्तों की कोई खास मान्यता ना हो, अपितु रिश्तों का दिखावा हो। कई बार हम सोचते हैं कि पंडित जी ने जो ये लिखा है, शायद ये उस धुएं के बारे में लिखा है जो कूड़ा कूड़ा करकट जलाने के बाद जहरीली गैसों का धुआं जो पैदा होता है। और साथ में ये उस एटमॉस्फेयर को भी बताने का प्रयास है। राहु अगर कुंडली में अच्छा नहीं बैठा तो जिस भाव में ये राहु बैठेगा उस भाव को जहरीले धुएं से भर देगा। जहरीले धुएं से भरने का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है, यानी कि वहां पर नकारात्मकता बहुत ज्यादा फैला देगा। लाल किताब ने राहु को समझाने के लिए कहा गया है कि जो हाथी है, हाथी की जो ताकत है वो राहु है। जैसे कि हाथी बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत बलशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, और अगर राहु कुंडली में ताकतवर हो जाए तो उसकी संज्ञा ऐसे हाथी से की गई है जो शेरों का भी शिकार करने में सक्षम हो। तो हमें ये समझना है कि राहु कुंडली में कब शक्तिशाली माना जाएगा, तो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। राहु के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि हमारे घर की सीढ़ियां और हमारे घर की ऊपर की छत, इसका संबंध राहु से है। तो जब भी आप उपाय करेंगे तो समझ जाना कि घर में छत और सीढ़ियां, ये राहु है। अगर कुंडली में राहु गलत जगह बैठा हो तो घर में सीढ़ियों में अवश्य ही कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। राहु का रंग आसमानी नीला है।
ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें कलर नहीं होता उसको अक्सर नीले रंग से दिखा दिया जाता है। जैसे समुद्र का पानी, समुद्र का पानी दिखाना होता है तो नीले रंग का होता है। और अगर उसी समुद्र के पानी को आप बाल्टी भर के निकाल लेंगे और देखेंगे तो फिर नीला रंग नहीं दिखाई देगा आपको, फिर तो सामान्य पानी दिखाई देगा। और जैसे ही वो बाल्टी वापस उस समुद्र में डालेंगे वो फिर नीला हो जाएगा। समझे नहीं? भूल भुलैया। जो कलर नहीं हो जिस चीज का, उसको नीला रंग कर दिया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आकाश है। खुला आकाश, आसमान का रंग भी नीला ही है। आसमान का नीला रंग, समुद्र का नीला पानी, ये राहुई है। शनि का रंग काला था, राहु का रंग नीला है। राहु का समय जब सूरज अस्त हो जाए, जब सूरज की ताकत समाप्त हो जाए और रात्रि का आरंभ हो, उस आरंभ से पहले के जो समय है वही एग्जैक्टली राहु का समय है। जब सूरज छिपे और सांझ अपना प्रभाव जमाए तो जो सबसे पहले तारा जो दिखाई देता है उस समय में, वो समय राहु का है। इसलिए अक्सर राहु के उपाय सूर्यास्त के समय ही करने चाहिए। जैसे बड़ा प्रसिद्ध उपाय है राहु का कि जौ जल में प्रवाह करो, नारियल जल प्रवाह करो। तो ये राहु के उपाय राहु के समय में करने से राहु जल्दी शांत होता है। राहु का काम क्या है? ये हमारे जीवन में क्या करता है? राहु हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में बेबुनियाद विचार पैदा करता है। जिन विचारों का कोई लॉजिक नहीं हो, जिन विचारों का आपकी जिंदगी से कोई संबंध ना बने, जिसे हम कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड। आप खाली बैठे हैं, घर में कोई नहीं है, आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते देखते आप फिल्म में इतना खो गए, आपको लगने लगा मैं ही हीरो बन गया है। तो हीरो को हटा करके खुद ही आप गुंडों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिल्म देखने के बाद लगने लगा है कि अब तो अपन ही हीरो है। ये ऐसे विचार, या दिमाग में आया कि मैं सुबह सुबह पार्क घूमने जा रहा हूँ, वहां 50 करोड़ रुपए बैग भरा हुआ मिल गया और मैं अपने घर उठा लाया, और आज के बाद से कमाने की टेंशन खत्म। इस तरह के विचार, ये मैं वो बता रहा हूं जो लोग मुझे आके बताते हैं अक्सर। किसी भी तरह का बेबुनियाद विचार, ये राहु की देन है। उस विचार में आपको भयभीत कर देना, आपको डरा देना, ये राहु का काम है। बिना कसूर के आपके ऊपर इल्जाम लगवा देना राहु का काम है। ऐसी बीमारी से ग्रसित कर देना जिस बीमारी को डायग्नोज करना मुश्किल हो जाए, ना डॉक्टर को समझ में आए ना खुद को समझ में आए। राहु का मेन काम है आपको कंफ्यूज करना।
बिना मतलब ही शत्रु पैदा कर देना, कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमारे द्वारा कुछ ऐसा काम करवा देता है जो अपने दुश्मन खुद ही डेवलप करवा देता है। तो ये राहु बेमतलब के फसाद पैदा करवाता है। आजकल जो सोशल मीडिया है, वीडियो एडिटिंग है, फिल्म लाइन है, एक्टिंग की लाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सभी के सभी चीजें राहु के अंडर में आती हैं। व्यक्ति का ससुराल और व्यक्ति का साला, इसका संबंध भी राहु से ही है। घर में प्रवेश करने वाली हमारी देहली यानी एंट्रेंस पॉइंट, घर का एंट्रेंस, ये भी राहु से प्रभावित होती है। तो जब भी राहु का दोष या राहु के कारण वास्तु दोष पैदा हो रहा हो, तो घर की दहलीज में चांदी की तार लगाई जाती है या चांदी की पट्टी लगाई जाती है। उसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि चांदी, जहां पर आप चांदी लगा दोगे वो राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का काम करती है। जितने भी प्रकार के गंदे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, गंदे विचार का मतलब होता है किसी को मार दें, किसी का मर्डर कर दें, किसी के साथ गलत तरीके से धोखाधड़ी कर दें, उसके साथ रिवेंजफुल होने के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, गंदे विचार या कामुकता से भरे विचार, ये सब राहु की देन है। मन की चालाकियां, षड्यंत्र, चालबाजियां, लोगों को गुमराह करना, ये राहु का काम है। घर के अंदर जो गंदी नालियां होती हैं, गंदा पानी को बाहर निकालने की जो नालियां हैं, वो भी राहु है। और मैंने क्या क्या पॉइंट बताए? घर की छत, घर की सीढ़ियां, घर की दहलीज और गंदा पानी निकालने वाली नाली, इन सब पर राहु का ही प्रभाव है। बिजली का सामान, इसमें भी राहु का असर होता है। चलते कामों में रोड़ा अटकाने का काम राहु करता है। भूत प्रेत के सपने दिखाई देना, भूत प्रेत की घटनाएं या ऐसे ख्याल पैदा होना कि हमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान शिव हमारे सामने बैठे रहते हैं, या हम अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, हम भगवान से बातें करते हैं, ऐसी सब तरह की बातें राहु का दुष्प्रभाव ही तो है। बिना कसूर के जेल पहुंचा देना, गलत दवाइयों का इस्तेमाल करना, गलत तरह के नशे करना, ये सभी का सभी राहु करवाता है। जो लेड, लेड मैंने रांगा, कच्चा कोयला, सब में ही राहु का प्रभाव है। मछलियों को दाना खिलाने से, मछलियों को फीड करने से राहु शांत होता है। राहु की जो देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। हाथी दांत को अपने पास रखने से राहु के गंदे असर को ठीक किया जा सकता है।
बे औलाद व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति, यानी जिसके एक टांग ना हो, और बे औलाद व्यक्ति, कूड़ा बींधने वाले बच्चे या कूड़ा बींधने वाले लोग, ये राहु के प्रभाव में रहते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा राहु के बारे में बताया। किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े धारण करना, स्पेशल कटिंग करवाना, शरीर को अलग तरीके से ढाल लेना, ये सभी राहु की निशानी है। जैसे आप लोगों ने कभी फैशन परेड देखी हो, तो उसमें ऐसे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में पहनना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब राहु की निशानी। हमारे बीच में कुछ लड़के लड़कियों को देखा होगा, फटी हुई जीन्स पहनते हैं, या ऐसी जीन्स पहनते हैं जो पीछे से निकलती रहती है, आधी आधी निकलती है, वो बार बार ऊपर करते रहते हैं और निकलती रहती है, उसको बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। शरीर में पायरेसिंग करा देना, कोई यहाँ पर भौं के इधर से छेदन करवा दिया, नाभि छेदन करवा दिया, किसी ने होठ के इधर से छेदन करा दिया, ये सब उल्टे सीधे काम, ये सब राहु है। शरीर के ऊपर टैटू बनवाना, ये राहु का दुष्प्रभाव है। और अपनी जिंदगी को खाना बदोश जिंदगी के रूप में जीना। खाना बदोश कहते हैं कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ कल वहां, जहाँ जो मिला वहीं ठिकाना, कल क्या होगा किसने जाना, बस चलते हैं जाना, चलते हैं जाना। जो मिल गया उससे संबंध बना लिया, जो मिल गया उससे झगड़ा कर लिया, जो मिल गया उसी से पंगा ले लिया, घर से दूर, अपनों को पराया, परायों को अपना, यही राहु काम करता है। अब राहु को कुंडली में कैसे देखा जाता है? राहु को कुंडली में देखने का तरीका ये है, सबसे पहले हमने ये समझना है, अगर कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो राहु दबा रहेगा। जैसे राहु पहले भाव में हो, सॉरी मंगल पहले भाव में हो, मंगल तीसरे भाव में हो, और मंगल उच्च का यानी कि 10th भाव में, 1, 3, 10 भाव में यदि मंगल बैठा है, तो राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठा होता है, वो अपने दुष्प्रभाव नहीं दिखाता। दुष्प्रभाव फिर बंदे के दिमाग में ख्याल नहीं आता कि तेरे को उल्टी सीधी टाइप की कटिंग करवानी है ना। कहीं देखा होगा कि कटोरा सिर के ऊपर रख करके कटिंग करा देते हैं, कई लोग सारे बाल खड़े कर देते हैं, साइड में से कटवा देते हैं, तो है ना, अजीबो गरीब टाइप की कटिंग्स जो होती हैं, जब राहु हैं। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कुंडली में क्या मजबूत होना चाहिए? मंगल मजबूत होना चाहिए। मंगल जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा राहु शांत होगा। राहु का परम मित्र बुध है। बुध राहु का बहुत ज्यादा सहयोग करता है। इसके शत्रु कौन है? सूरज को नहीं छोड़ता, चंद्रमा को नहीं छोड़ता, मंगल को नहीं छोड़ता, शुक्र को नहीं छोड़ता। यानी राहु सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देता है। राहु चंद्रमा के साथ आ जाए
तो चंद्रमा को नेस्तनाबूद कर देता है। राहु मंगल के साथ आ जाए तो मंगल के साथ समस्या खड़ी कर देता है, और राहु शुक्र के साथ आ जाए तो शुक्र को दूषित कर देता है। फिर व्यक्ति में शुक्र से रिलेटेड तकलीफें, बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। एक प्रकार से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि राहु अगर हाथी है तो मंगल उसका महावत। महावत उसे कहते हैं जो हाथी को कंट्रोल में करने की ताकत रखता है। और वो ऐसे ही नहीं, उसके बाद एक अंकुश होता है, उल्टा अंकुश, जो उसके सिर में देकर के मारता है और उसको कंट्रोल करता है। तो जो चांदी का जो चकोर टुकड़ा होता है, ये जो चांदी का चकोर टुकड़ा होता है, ये भी राहु को शांत करने के काम आता है। अब मैंने आपको पहले बताया था, ये जो चांदी का जो चकोर पना है, चकोर साइज है, ये मंगल नेक की निशानी है। यानी कि यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल नेक होगा तो राहु भी ठीक होगा। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा होगा तो राहु भी ठीक होगा। राब राहु की क्या पहचान होगी, मैंने बता दिया। खाना बदोश जिंदगी जिएगा, गलत संगत में पड़ गया तो ड्रग्स पीने लग जाएगा, घर बार को छोड़ देगा, शरीर के ऊपर टैटू बनवाएगा, उल्टे सीधे कपड़े पहनेगा, घर वालों से झगड़ा करेगा, घर वालों से बनेगी नहीं, धर्म का विरोधी हो जाएगा, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मान के चलेगा और कहेगा मैं भगवान में कोई बिलीव नहीं करता हूं, और वो अपनी सोच एक अलग किस्म की सोच बना के रखेगा। इसलिए कभी कभी इन लोगों का बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर राहु को समझना है, राहु को ठीक करना है, तो क्या मतलब हुआ, मंगल नेक होना चाहिए, मंगल पावरफुल होना चाहिए, और बुध अच्छा होना चाहिए। और ये पिट गए तो राहु आपका फिर कहीं पर भी बैठे दिक्कत दे सकता है। वैसे याद करने के लिए बुध की राशि मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी कि कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव में अगर राहु होगा तो उत्तम माना जाता है। वहीं पर मंगल की राशि में, क्योंकि मंगल इसको कंट्रोल करने की ताकत रखता है, यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब मंगल यानी कि पहले भाव में हो राहु तो ये पहले भाव को डेंट मार देता है। आठवें भाव में हो राहु तो सबसे बुरा माना जाता है। 11वें भाव का राहु भी उत्तम माना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मित्र शनि भी है, तो हम लिखेंगे कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 11वां भाव। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये भाव राहु के लिए अच्छे माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर राहु को मजबूत माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब प्रेडिक्शन करते वक्त ध्यान रखना, अगर किसी का राहु तीसरे में, छठे में बैठा है, 10वें 11वें में बैठा है, तो यहाँ बहुत लाजमी हो जाता है कि व्यक्ति का मंगल भी ठीक होना चाहिए और बुध भी ठीक होना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ बैठ करके भी राहु नाको चने चबवाता है। तो ये मत कहना कि गुरुजी ने ये कहा था जी छठे में बहुत बढ़िया और हमारा तो फलाने के साथ है और दिक्कत हो गई। देखिए, आप अगर मंगल के साथ राहु हो तो जमीन से रिलेटेड विवाद, जमीन से रिलेटेड फसाद, रक्त से संबंधित बीमारियां,
ब्लड प्रेशर की समस्या, गुस्से की समस्या हो जाती है। और राहु शुक्र अगर एक साथ हो जाए तो आंखों में जो रेटिना होता है, रेटिना मतलब आंखों से संबंधित बीमारियां, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब समस्या पैदा हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों अगर सूर्य शनि कुंडली में साथ बैठे हों तो राहु का प्रभाव नीच के समान मानना चाहिए। अब ये है ना, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन को याद रखना, मैंने कुंडली में कई बार बताया। सूर्य शनि साथ होगा तो मंगल बद होगा, सूर्य शनि साथ होगा तो राहु नीच का होगा, सूर्य शनि साथ होगा तो एक चीज और बताई थी, क्या होगा बताओ? और क्या गड़बड़ होगी? जैसे शुक्र मंगल पीड़ित बद हुआ शुक्र था। पिट जाएगा सर, शुक्र पिट जाएगा। शुक्र पीड़ वीनस जाएगा। को पिट बहुत जाएगा। बढ़िया, ये याद रखना, मंगल बद, शुक्र का पिटना और राहु का नीच का दुष्प्रभाव, ये तीन चीज एक साथ बन जाएगी अगर सूर्य शनि साथ होंगे तो। इसलिए सबसे टिपिकल कुंडली मानी जाती है जब सूर्य शनि एक साथ आ जाते हैं तो। ठीक है, लिखा है मंगल 12वें में हो तो क्या होगा? अगर मंगल 12वें में होगा तो राहु जी महाराज चुप हो जाएंगे। तो अब ये मैंने जो मोटा मोटी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। अब चलते हैं पहले भाव पर। अगर राहु पहले भाव में हो जाए तो हमने दिमाग लगाना है कि पहला भाव किसका था, वो था सूरज का और मंगल का। अब यहां पर जाकर के राहु पहले भाव में सूर्य को ग्रहण लगा देता है। अब कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा है 12 के 12 भाव में और पहले भाव में राहु बैठा है, तो आपको ऐसा मानना चाहिए कि साहब ये ग्रहण की स्थिति बन गई और उस सूर्य ग्रहण व्यक्ति को, मधुर जी मैं अभी आ रहा हूँ, सारा है ना, चौथे भाव में आऊंगा, तो ग्रहण की स्थिति माननी चाहिए। तो ग्रहण का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर राहु अकेला बैठा है पहले में तो उसको ग्रहण का उपाय साथ में लिखो, सूर्य की रेमेडी जरूर लिखो, क्योंकि सूर्य का दुष्प्रभाव उसको देखने को जरूर मिलेगा। बात बात पर विवाद, लड़ाई झगड़ा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी समस्या भी उसके साथ रहेगी। पर अगर मंगल और बुध कुंडली में ठीक आ गए, फिर से कह रहा हूं, मंगल बुध ठीक आ गए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति प्लानिंग मास्टर बन जाएगा, गजब का कमाल का जो है प्लानर होगा, तुरंत काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बता दे, स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। फिर व्यक्ति बहुत घाघ इंटेलिजेंट होता है, फिर वो जल्दी से लोगों के काबू नहीं आता। तो ये जरा जो ध्यान रखना, बेशक सूर्य ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण लगने से क्या होगा? उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा बेचारे को, वो खूब काम भी करेगा, प्लानिंग भी अच्छी बनाएगा, पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कहेगा साहब मेरे को कोई क्रेडिट नहीं देता, बाकी सब काम तो बढ़िया। चालाक बहुत होगा, समझदार बहुत होगा, और जिस समय वो पैदा होता है उस समय जो है बारिश जो है ना, बड़ी जबरदस्त आंधी तूफान बारिश ये सब आने के चांस होते हैं, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, सूरज के साथ टकरा गए ना, पता चल गया कि लगन का राहु आ गया है। तो तेज आंधी, बरसात, बिजली की गड़गड़ाहट, ये सब चीजें हो सकती है। और कई बार तो ऐसे बच्चे नाना नानी के यहाँ पैदा होते हैं, या नाना नानी में से कोई एक वहां पे आ जाता है, तो ऐसा भी देखा गया। पर ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं पहले कह दूं। कोई कहे जी मेरे नाना नानी नहीं थे वहां पे, तो मैं उस बात पे बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है, वो मैंने आपको बताया। अगर पहले भाव में
किसी प्रकार की दिक्कत आती है, और अक्सर दिक्कत जो आती है वो आती है विचारों की। इनके दिमाग में बेबुनियाद विचार आना, गंदे विचार आना, भय की स्थितियां पैदा होना, ये सारी चीजें इनके साथ होती रहती है। ऐसे में राहु की चीजों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना, और मन बहुत ज्यादा शांत रहे तो जौ को दूध में दे धो करके, जौ को दूध में धो करके जल प्रवाह कर देना उत्तम उपाय है। दूसरे भाव का राहु, दूसरे भाव आपको पता है बृहस्पति का और शुक्र का है। यहां पर राहु बार बार व्यक्ति से धन संबंधी गलतियां करवाता है। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहता हूं कि भाई ज्यादा फाइनेंस किसी और को संभलवाओ, या फाइनेंस के डिसीजन किसी और से कराओ। किसी और का मतलब अपने घर परिवार के किसी सदस्य को आगे करो, क्योंकि ये बढ़िया बात करते करते कब उल्टी बात कर जाएं, कब बहुत समझदारी भरी बात करते करते कब टेढ़ी बात कह जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे वाणी दोष कह सकते हो आप। ये कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाषा, कोई ना कोई बात सामने वाले को ऐसी बोल देते हैं जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहां पर बैठा हुआ राहु बृहस्पति के लिए भी अच्छा नहीं होता, और शुक्र ग्रह के लिए भी अच्छा नहीं होता। यानी कि बृहस्पति के साथ के भाव में होने से पितृदोष का निर्माण करता है। इस पितृदोष के निर्माण की वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब से, खानदान से दूर रहना पड़ता है, या खानदान वालों के साथ उसकी बनती नहीं है। सेकंड हाउस का राहु पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं होता। ऐसे में धर्म स्थान में झाड़ू, पोछा, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर धर्म स्थान में देना, धर्म स्थान की सफाई करना, ये उपाय इनको बहुत फायदा दे सकता है। बस ध्यान ये रखें, ऐसे तो ध्यान रखते नहीं है ये, जितना मर्जी कह लो, बोलते बोलते क्या बोल जाएंगे ये भगवान ही जानता है। फिर भी हम तो यही सलाह देंगे, राहु अगर सेकंड में बैठ जाए तो कोई बात बोलनी हो तो 3 बार सांस खींच लो लंबी लंबी, ताकि इतनी देर में वो तुरंत होश आ जाए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो बहुत हद तक विवादों से ऐसा व्यक्ति बच सकता है। चांदी की डिब्बी में केसर भर करके ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखनी चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा असर दे सकता है। कुछ पुस्तकों में ये भी लिखा है कि चांदी की गोलियां अपने पास रखो। तो मैंने किसी को ये उपाय आज तक नहीं बताया, तो मेरे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं है कि ये उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या आप लोगों को बता दिया है, पर मैंने कभी भी ये उपाय नहीं करवाया है। मैं अक्सर धर्म स्थान में साफ सफाई की बात को ज्यादा कहता हूँ, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा धर्म स्थान है। सेकंड हाउस हमारा ससुराल भी होता है, तो ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखें।
ससुराल से बिजली का सामान बिल्कुल भी ना लें। ऐसे तो कौन देता है? हाँ दे देते हैं, आजकल एसी वगैरह दे देते हैं ना, वो चीज ठीक नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, फालतू बकवास मत करो, ससुराल वालों से ज्यादा मत बोलो, कोशिश करो कि ज्यादा बात ना करो, नहीं तो झगड़ा करे बगैर मानोगे नहीं। तीसरे भाव का राहु, ये राहु बड़ा उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, पर शर्त एक यही होगी कि बुध अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए। अगर बुध और मंगल अच्छा ना हो तो ये तीसरे भाव का राहु पति पत्नी के बीच में विवाद करवाता है। तीसरे भाव का राहु काफी हद तक, खास करके जो है ये 42 वर्ष की आयु तक आदमी को कंफ्यूजन की स्टेज में रखता है। और अगर अच्छा है तो व्यक्ति बहुत जल्दी समझदार हो जाता है लाइफ में। ये समझ लो 25 साल की उम्र में ही 50 साल की उम्र के आदमी का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तीसरे भाव का राहु। मतलब बहुत जल्दी समझदारियां दिखाने लग जाता है और जल्दी कामयाब हो जाता है जीवन में, पराक्रमी होता है, अच्छा पढ़ा लिखा, विद्वान बन जाता है। इसीलिए इसे पुरुषार्थी भी कह सकते हो आप, पराक्रमी भी कह सकते हो इसे। और अगर ऐसा व्यक्ति लेखक बन जाए, राइटर बन जाए, है तो तलवार से भी ज्यादा तेज इसकी कलम होती है। पत्रकार बन जाए, है तो लोग बहुत डरते हैं ऐसे लोगों से। अगर ये लोग पत्रकार बन जाए और बोलने जब बैठते हैं तब भी गजब ढा देते हैं। तो तीसरे भाव के राहु में तमाम गुण हैं। ऐसे में आपको अगर फिर भी कोई गलत असर हो तो मैं यहाँ पर कहूंगा मंगल के उपाय करें। चांदी की डिब्बी में चावल अपनी माँ से ले लें और वो अपने पास रखें। हाथी का खिलौना अपने घर में ना रखें, और कोई हाथी दांत मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो चीज होती है, ये आजकल बैंड है, हाथी दांत रखना और रखना। ये पुराने टाइम तक तो ठीक थी, पर बाद में ठीक नहीं है। राहु का चौथे भाव में बैठना, यहाँ पर राहु किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाता, ऐसा लाल किताब में लिखा है। क्योंकि कहते हैं राहु ने माँ की कसम खा रखी है चौथे भाव में पाप ना करने की, पर वास्तु दोष जरूर पैदा करता है। ये मेरी रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूं कि चौथे का राहु होगा तो बेशक वो जमीन जायदाद खरीदने में या आपकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने में, लग्जरी में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर घर में वास्तु दोष जरूर पैदा करता है, घर में के सदस्यों में अशांति पैदा करता है। ਦਰਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ किसी भी कारण से अगर मानसिक कष्ट होगा तो उसके पीछे चंद्रमा जिम्मेवार होता है। तो अगर चौथे भाव में राहु हो तो सबसे पहले चंद्रमा का उपाय करें। अगर चौथा भाव में राहु होगा तो 24 साल से लेके 48 वर्ष की आयु तक चंद्रमा का फल काफी कमजोर रहता है। तो मून का इम्पैक्ट जो है काफी कमजोर मिलता है, 48 के बाद पीछा छूट जाता है। और चौथे भाव में राहु हो, घर में अगर सीढ़ियां बदलवानी हो,
छत बदलवानी हो, दहलीज का काम करवाना हो तो सावधान, पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें, उसके बाद ही छेड़छाड़ कराएं, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राहु का पंचम भाव में बैठना, पांचवें भाव में राहु हो, छोटा उसका रेमेडी नहीं पता। भाई बता दिया, चंद्रमा का उपाय करना है, चंद्रमा का। चंद्रमा का उपाय अब यही है कि अपने को बहुत सारा मैंने दिया हुआ है, और फिर भी ना समझ में आए तो 400 ग्राम बादाम ले लेना, और 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाह कर देना अगर ज्यादा दिक्कत हो, और चंद्रमा के लिए उपाय जरूर करना। ये चौथे भाव की रेमेडी बता दी आपको।